नमस्कार। आज हम घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर बात करेंगे। इसे एक सीधी सादी गाइड की तरह समझिए, जो कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के हर पहलू को बिल्कुल साफ साफ समझाएगी। क्योंकि देखिए, सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है और हमारा मकसद हर जरूरी बात को आसान भाषा में समझाना है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे एक स्पष्ट परिभाषा से कि भाई घरेलू हिंसा है क्या। फिर जानेंगे कि 5 मुख्य अधिकार कौन कौन से हैं, सुरक्षा के लिए पहले क्या कदम उठाने चाहिए, शिकायत कैसे दर्ज करवानी है, सबूत कैसे जुटाने हैं और हाँ, सबसे जरूरी, मदद कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारा कानून यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 असल में घरेलू हिंसा मानता किसे है। और यकीन मानिए, इसकी परिभाषा उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। कानून ये कहता है कि किसी भी घरेलू रिश्ते में किसी भी महिला के साथ होने वाला कोई भी शारीरिक, यौन, मानसिक या फिर आर्थिक दुर्व्यवहार, ये सब घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ मारपीट तक की बात नहीं है। देखिए, कानून 4 अलग अलग तरह के दुर्व्यवहार को साफ तौर पर पहचानता है। एक है शारीरिक, जैसे मारना या धक्का देना। दूसरा है मानसिक, यानी गाली गलौज करना, नीचा दिखाना, अपमान करना। तीसरा आर्थिक, जैसे घर के जरूरी खर्चों के लिए पैसे न देना या स्त्री धन छीन लेना। और चौथा है यौन शोषण। अक्सर लोगों को इन सभी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए इन्हें ठीक से समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उन खास अधिकारों की जो ये कानून देता है। ये 5 अधिकार एक तरह से सुरक्षा की बुनियाद हैं। पहला और सबसे जरूरी अधिकार है साझा घर में रहने का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी उस घर से जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता जिसमें वो रह रही हैं, भले ही वो घर उनके नाम पर हो या ना हो। ये सबसे पहली और बड़ी सुरक्षा है। अदालत से एक सुरक्षा आदेश, जिसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं, लिया जा सकता है। ये आदेश क्या करता है? ये दुर्व्यवहार करने वाले को कानूनी तौर पर किसी भी तरह की हिंसा करने, संपर्क करने या फिर आपके काम करने की जगह पर आने से भी रोकता है। ये एक कानूनी ढाल की तरह काम करता है। ये कानून ये भी पक्का करता है कि जरूरत पड़ने पर जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक मदद यानी गुजारा भत्ता मिल सके। इसका मकसद ये है कि कोई भी आर्थिक तौर पर मजबूर या असहाय महसूस ना करे। अगर हिंसा की वजह से कोई भी शारीरिक या मानसिक चोट पहुंची है तो उसके लिए मुआवजे की मांग भी की जा सकती है। ये उस तकलीफ और नुकसान की भरपाई का एक जरिया है जो झेलना पड़ा है। अदालत हमेशा बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है, इसीलिए बच्चों की अस्थायी कस्टडी यानी टेम्पररी कस्टडी भी मिल सकती है, ताकि उनकी देखभाल और सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। अच्छा, अधिकारों को जानना तो पहला कदम हो गया, लेकिन अगर खतरा बिल्कुल सामने हो तो फौरन क्या करना चाहिए? अब हम बात करेंगे उन जरूरी और प्रैक्टिकल कदमों की जो तुरंत उठाने चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी बात है कि खुद की सुरक्षा सबसे पहले आती है। अगर खतरा एकदम सामने है तो पुलिस को 100 या 112 पर कॉल करें। फौरन किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, जैसे किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी के घर। किसी भरोसेमंद इंसान को अपनी पूरी स्थिति के बारे में बताएं और अगर मुमकिन हो तो अपने जरूरी कागजात और सामान अपने साथ जरूर रख लें। एक बार सुरक्षित महसूस होने के बाद अगला कदम आता है कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत आखिर की कैसे जाए? इस प्रक्रिया को शुरू करने के कई रास्ते हैं। एक तो ये कि सीधे पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करा दी जाए। दूसरा, हर जिले में एक संरक्षण अधिकारी यानी प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। वो मदद के लिए ही नियुक्त होते हैं। या फिर सीधे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अर्जी दी जा सकती है और अंतरिम राहत यानी इंटरिम रिलीफ की मांग की जा सकती है। इसका मतलब होता है कि केस चलने के दौरान ही अदालत फौरन सुरक्षा या आर्थिक मदद जैसे आदेश दे सकती है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एक सिविल कानून है। इसका मुख्य मकसद क्या है? सुरक्षा देना, रहने का अधिकार और गुजारा भत्ता दिलाना। दूसरी तरफ है आईपीसी की धारा 498A, जो एक क्रिमिनल कानून है। इसका फोकस दोषी को सजा दिलाने और गिरफ्तारी पर होता है। अच्छी बात यह है कि सुरक्षा और सजा इन दोनों के लिए इन दोनों कानूनों का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
किसी भी कानूनी मामले को मजबूत बनाने के लिए सबूत बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के सबूत इकट्ठा करने चाहिए ताकि केस मजबूत बन सके। अगर कोई चोट लगी है तो उसकी तस्वीरें जरूर लें। डॉक्टर की रिपोर्ट तो एक बहुत ही मजबूत सबूत होती है। इसके अलावा कोई भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर व्हाट्सएप चैट, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, ये सभी आजकल अदालत में बहुत पक्के सबूत माने जाते हैं। और हाँ, अगर घटना का कोई गवाह है तो उनका बयान भी बहुत अहमियत रखता है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। मदद के लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। चलिए अब कुछ प्रमुख संसाधनों पर नजर डालते हैं। सरकार की तरफ से कई तरह की मुफ्त सेवाएं मिलती हैं। इनमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कुछ समय के लिए रहने के लिए आश्रय गृह यानी शेल्टर होम्स हैं और कानूनी सहायता भी शामिल है। ये नंबर है